मेरी इस पर पूरी रिसर्च है कि किस तरह से दलितों को सफ़ेद कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और मेरे बचपन में जो इंदिरा गांधी बहुत सस्ते रेट में न के बराबर जो पैसा लगता था, मार्किन के कपड़े दलित लोगों को राशन की दुकान से मिलता था। वह मार्किन भी दो तरह का होता था। एक मार्किन कपड़ा जो मिल से अनवाश्ड आता था, उसको धुलने के बाद वो सफ़ेद हो जाता था। तो बाबू साहब लोग या इस तरह के लोग उसको पहनते थे, उसको उससे जो है रजाई गद्दे वगैरह उसके ऊपर लगवाते थे। और कुछ लोग उसमें भी गरीब थे तो उसकी धोती बनवा लेते थे। एक मार्किन का कपड़ा होता था जो धुलने के बाद भी पीला ही बना रहता था। तो जो आज के नौजवान हैं जो ये सोचते हैं कि कुछ नहीं हुआ है इस देश में, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि शायद उनके ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पैसों से खरीदे हुए वाइट कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। और यह मेरे गांव से लेकर के, राजस्थान से लेकर के तमिलनाडु के गांव तक, केरल के गांव तक, बंगाल के गांव तक, पंजाब के गांव तक इस पर बहुत सारे हमले हुए हैं दलितों को के ऊपर। जो केरल के महान क्रांतिकारी अय्यंकाली साहब थे, 1907 का जो उनका मार्च निकला था, जो उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठ के निकाला था, उसमें कई एक साथ विद्रोह किए उन्होंने। पहला विद्रोह यह कि बैलगाड़ी पर कोई अछूत उस समय चल नहीं सकता था, उसकी गाड़ी मेन स्ट्रीम सड़क पर नहीं चल सकती थी, वह सफ़ेद रंग के साफे नहीं बांध सकता था, उसके बैल जो है, बैलों के गले में घुंघरू नहीं हो सकती थी, और साथ में हथियार लेकर नहीं चल सकता था, डैगर। वह उन्होंने सारा एक साथ किया और उन पर हमले हुए। उन्होंने मुकाबला किया। तलवार का छोटा हिस्सा होता है, उसको चाकू से बड़ा, तलवार से छोटा, डैगर है, हिंदी पता नहीं ठीक से मुझे नहीं मालूम। तो वो लेकर के वो निकले और बोले कि मैं भले मर जाऊंगा, मैं वहाँ गया हूँ उस जगह पर मारूंगा जरूर जो मेरे पास आ जाएगा। तो सबसे बड़ी आपत्ति वहाँ के जो लोग थे उनको उनके सफ़ेद रंग के साफे पर थी। तो कितना भारत चेंज हुआ है, और इस चेंज को अगर देखना है तो बुजुर्ग लोगों से गांव में जाकर बातें करिए। मुझे ठीक से याद है कि जब जमींदारों के यहाँ शादियाँ होती थीं लड़कियों की, बारात आती थी, 500-600 की बारात आती थी, 500-600 गांव के लोग होते थे, हर घर से एक आदमी को खाने के लिए निमंत्रण मिलता था। तो अगर 1000 लोगों को खाना है, डिनर देना है, तो 1500 लोगों को खाना जानबूझकर बनता था, क्योंकि सुबह प्रजा आएगी हमारे घर। प्रजा का मतलब महिलाएं जाती थीं, कुछ बर्तन लेके जाती थीं, कुछ अपने आंचल में इतनी रोटी जो है 20-20, 50-50 रोटी लेके आती थी। जब जमींदार देखता था कि खाना कम हो गया तो पहले से तैयारी होती थी, फिर से चावल बनने लगता था, फिर से रोटी बनने लगती थी। और मैं ऐसे भी दलित समाज के लोगों से मिला है कि जिनकी ग्रैंड मदर को मैं जानता हूँ, जिन्होंने मेरे सामने बचपन में खाना छूटा हुआ, बचा हुआ लिया था जमींदार के यहाँ से, और मेरे घर के सामने थे, वो निकली थी, 50 औरतें जा रही हैं, वो भी थी, मुझसे कहते हुए कि प्रसाद जी क्या चेंज हुआ है भारत में। तो 10 सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले जो बातें कह रहे हैं उसका क्या अर्थ आज हो सकता है, क्या अर्थ उस समय था 171 साल पहले, 171 ईयर्स एगो, जब शायद पुणे में उस समय भी दलित लोगों को के गले में मटके
पहनाया जाता था पुणे की एक खास एरिया में प्रवेश करने पर, जो ब्राह्मण बाहुल्य एरिया थी, और झाड़ू लेके चलना पड़ता था। और अब तक जो है बहुत सारे दलितों में बहुत भारी संख्या में हैं, लोग ये मानते हैं कि कोई खास चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत मुश्किल है। सबसे अधिक अगर दलित मिडिल क्लास में, और मैं कभी भी बगैर एविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। डॉक्टर रतनलाल साहब अभी कहीं गए हैं, वो उनको मालूम है। अंबेडकर को उनके रूप में प्रस्तुत करने पर सबसे बड़ा रेसिस्टेंस दलित समाज से आता है। अंबेडकर को अपने ढंग से देखने का लोगों ने एक तरीका बना लिया है। तो अगर मैं यह कहूं कि पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो सदस्य हैं, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के बाबा साहब 2 बड़े संगठन रजिस्टर्ड किए थे। एक तो था बहिष्कृति भारत, उसमें तो मुझे मालूम है ठीक से 98% सदस्य सवर्ण समाज के थे। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी में कितने रहे होंगे आप डॉक्टर साहब याद करके बताइए। चंदा भी वही रावल दिया। हाँ, नवाबों से चंदा उन्होंने लिया, राजाओं से चंदा लिया। तो 10 साल पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब भी मैं बाबा साहब की इन बातों को कहता हूँ तो धीरे धीरे हाल खाली होने लगता है, धीरे धीरे खाली होने लगता है। और फिर मैंने तय किया कि मैं अनफिट हूँ इन लोगों के लिए। और 10 साल पहले मैं जाना बंद कर दिया। जब अनिता जी का आया ये फ़ोन मेरे पास, तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए। मैं इसलिए आया कि थोड़ी सी उम्मीद महिलाओं से बची है, क्योंकि चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, महिलाएं धूर्त और दुष्ट कम होती हैं। तो जैसे कि मेरे पास वह पेपर है, मैं कभी अम्बेडकर नामा पर भी दिखाऊंगा। 1946 से स्कॉलरशिप का रेट क्या है। 1946 से 1991 तक का मेरे पास डेटा है, चार्ट मेरे पास है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से मैंने निकलवाया है। किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर लिथ गो से प्रार्थना कर अपनी बात मनवाए थे वजीफे की, और उसमें जो लेटर लिखते हैं वो आपके आंखों में आंसू आ जाएगा कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। ये वजीफा जो है ये जरूर हमारे लोगों को मिलना चाहिए, और फीस माफ़ी। जब मैं इसकी बातें करता हूं तो हाल खाली होने लगता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। बाबा साहब सिर्फ छोटी छोटी बातें किए हैं, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें करके। हमारे गांव में आपको आश्चर्य हो सकता है, हमारे गांव में जितने घर बने हैं उसमें एक ईंटा का दूसरे ऊपर रखते हैं ईंटा, फिर तीसरा ईंटा रखते हैं, फिर चौथा ईंटा रखते हैं। हमारे यहाँ वैसे घर बनता है, उसी में सीमेंट लगा देते हैं, उसी में मिट्टी वगैरह डाल देते हैं, उसी में बालू डाल देते हैं। ऐसे ऐसे करके इमारत बनती है हमारे गांव में। तो जो लोग फ्रीशिप के वजह से पढ़ नहीं पाते उस ज़माने में, आज भी मैंने कहा है, पूछा है इनसे, जो अभी राजस्थान वाले साहब हैं या मेरठ वाले साहब, की वजीफे का कुछ असर था आपकी पढ़ाई पर? ज़रूर था। मेरे एरिया में मेरे उम्र के समय, मेरे उम्र के साथ के बहुत सारे लड़कों का गौना वजीफा आने पर होता था। 6 महीने की स्कॉलरशिप एक साथ मिलती थी। 11-12 के बच्चों को 27 रुपये के हिसाब से 27 × 6
का गुड़ा करिए, 2 बकरियां बेचिए, तो उस पैसे से 10 रुपये में रिक्शा हो जाता था लड़की दुल्हन विदा कराने के लिए। 50% दुल्हन पैदल ही आती थी, चप्पल भी नहीं होता था, मोजे की तो बात ही छोड़िए। तब उस स्कॉलरशिप के पैसे से उनका गौना होता था। और कई बार किसी घर में एक बच्चे की स्कॉलरशिप होती थी तो लड़कियों की शादी के लिए बरच्छा देते थे उसको। हमारे यहाँ बरच्छा मतलब दूल्हे को बुक करते थे, रिजर्व करते थे लोग, तो उसमें 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो ये सब बातें दलित समाज नहीं सुनना चाहता है, दलित समाज नहीं सुनना चाहता है। ये सब क्या छोटी छोटी पता नहीं कौन सी बात बड़ी सी चाहिए दलित समाज को। इसलिए हाँ, इसलिए मैं जब भी कोई दलित समाज का पुरुष देखता हूँ तो तुरंत मुझे अपने बालकनी में रखे गमलों की याद आ जाती है। मैंने इतनी बार बात करने की कोशिश किया गमलों से, गमलों ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अभी महिलाओं की बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई पैसा वैसा आ जाए आप लोगों के पास कहीं से इधर उधर से, ब्लैक का भी ले लीजिएगा। आपको मैं गाँव में रिसर्च करके सिद्ध कर सकता हूँ कि ईस्टर्न यूपी में दलित लड़कियों में साइंस पढ़ने का क्रेज आ गया है, साइंस पढ़ने का क्रेज आ गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसी लड़कियों को जानता हूं कि बीएससी के बाद उनकी शादी हो गई, पढ़ाई खत्म, फ्रीशिप यूनिवर्सल खत्म हो गई, स्कॉलरशिप यूनिवर्सल खत्म हो गई। और जो लड़कियां पढ़ सकती हैं, जो पीएचडी तक कर सकती थी, जो डॉक्टर बन सकती थी, जो इंजीनियर बन सकती थी, उनकी संभावनाएं गांव में ख़त्म हो गई। और जो दलित मिडिल क्लास है, जो कुछ लोग मेरे कुछ वीडियो देखे होंगे, तो मैं इस समय गांव में एक्स जमींदार के लोगों के यहाँ जाके उनकी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऐसी कोई लैंग्वेज, मतलब मुझे तो 2 ही लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश। अल्फ़ाबेट जो है भोजपुरी थोड़ी आती है, भोजपुरी अलग से लैंग्वेज तो है नहीं। ऐसा कोई शब्द नहीं बचा है जिसको इस्तेमाल कर दलित समाज को समझाया जा सकता है, समझाया जा सकता है कि फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और रिजर्वेशन से ही दलित मिडिल क्लास बना है। इनके चंदन की तरह सभी लोग बिजनेस वाले नहीं हैं। अगर इन 3 चीज़ों को निकाल लिया जाए, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और सरकारी नौकरी, तो दलित मिडिल क्लास की साइज देखिए आप, इतनी बड़ी साइज होती। पर इस बात को मैंने एक पार्टी किया था, आइंस्टाइन और अंबेडकर को अपने तर्कों से एक साथ रखा मैंने, और उसमें बहुत सारे लोग आए। रतनलाल साहब आगरा में गए थे, वहाँ पर कोई फंक्शन था इनका, तो उसकी वीडियो बना दी। राहुल नागपाल साहब ने एक वीडियो बना के डाल दिया और हमने भी डाल दिया। तो एक बहुत ज्ञानी दलित का यह कमेंट आया कि प्रसाद जी दलितों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का कितना दबाव पड़ता है दिमाग पर, इनको नहीं मालूम है। यह एविडेंस है कमेंट बॉक्स में। तो यही बात तो जो सवर्ण समाज के जातिवादी लोग हैं, यही बात तो कहते हैं कि ये फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। ये जो एक जज है जो अभी आजकल प्रगतिशील हो गया है, कौन सा गाजियाबाद में वो का एक केस था जिसमें एक दलित लेक्चरर को रिजर्व पोस्ट पर दलित को न चुन करके इंटरव्यू दिया, किसी अपर कास्ट को चुन लिया गया, वो हाई कोर्ट, उसका मुकदमा हाई कोर्ट तक गया। तो उसमें उन्होंने कहा कि दलित कैन नॉट अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स।
इसलिए जो है डिसमिस करके उस सिलेक्शन को अप्रूव किया गया। तो जो बात आरएसएस के लोग कहते हैं वह दबे जुबान से कहते हैं। दलितों के भीतर एक इतना बड़ा ग्रुप है दलितों का, वह ओपनली कहता है, वह ओपनली कहता है। इसीलिए मैंने जाना बंद कर दिया। मैं क्यों अपने सामने बैठे लोगों को कहूं कि तुम्हारा बेटा हो सकता है कि आरएसएस से काम कर रहा है, और मेरे पास एविडेंस है। जो दलित सोशल मीडिया पर हैं ये आरएसएस का काम कर रहे हैं, मेरे पास एविडेंस है। एविडेंस ये है कि बीजेपी में दलित एमपी हैं कि नहीं, बीजेपी में दलित एमएलए हैं कि नहीं, बीजेपी में लोग एमएलए बनने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यह सही है तो फिर मेरी ये बात मान लीजिए, हजारों हजार दलित युवक आरएसएस के आईटी सेक्टर के पेरोल पर ट्विटर पर और फेसबुक पर काम कर रहे हैं। तो अब फ्यूचर क्या होगा? मैं इसलिए जाना बंद कर दिया क्योंकि मेरी वाइफ कल ही बता रही थी, कड़वी बातें, सच कितना भी हो कड़वा मत कहा करिए आप। दलित समाज में जो अभी का हमारा मिडिल क्लास है, सच सुनने के लिए एकदम तैयार नहीं है, उस पर विचार भी करने के लिए तैयार नहीं है। और ये अगर कोई इसमें कोई लोग जो धार्मिक होते हैं वो भगवान पर विश्वास करने लगते हैं, कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि हर थर्ड दलित अफसर के घर एक लड़की बिना ब्याही 35 साल की हो चुकी है, और 2035 तक हर घर में एक दलित लड़की की, अगर 3 लड़कियां बाई चांस हैं या 2, शादी होगी ही नहीं। आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं भी। मैं इसीलिए जाना बंद कर दिया कि ये सब बातें कह के क्यों बुराई लें। बोले सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, यू विल बिकम ए रूलिंग क्लास, यू विल रूल दिस कंट्री, यू विल राइज ऑन द टेरेस ऑफ पार्लियामेंट। आप यही बोलिए, लोग ताली बजाते हैं। एक दिल्ली का एक आदमी है, पैदा हुआ है दिल्ली में या कहीं और पैदा हुआ है, उसने कहा मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को बहुत बौद्धिस्ट बनाऊंगा। तमाम लोग लग गए पीछे। तो अब दलित की पॉपुलेशन है जितना है तो जोड़ लीजिए, उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा 10 साल के बाद, बेरोजगार हो जाएगा। पर दलित समाज में इन सब चीज़ों की अपील है। गांव एक दलित लड़की गाजियाबाद में, उसका घर जाएंगे आप तो घर पर आपको रुकने का 1 मिनट भी मन नहीं करेगा, क्योंकि जो चौखट उसका है उसी से ड्रेनेज सिस्टम जाता है। जिसको आपने हेल्प किया था, उसकी लड़की का नाम क्या है? ज्योत्सना के घर के ड्रेनेज सिस्टम, उसका चौखट और ड्रेनेज सिस्टम की दीवार एक ही है। इतनी गरीब परिवार में पड़ी है, और वह अभी पढ़ाई अगले सेमेस्टर में पूरी हो जाएगी। कलकत्ता में पढ़ रही है। वो कौन सा स्कूल है जिसमें फैशन सिखाया जाता है? हाँ, निफ्ट में। और उसको न तो यूपी गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली, न सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिली, न तो फ्रीशिप मिली। जनरल कैटेगरी की स्टूडेंट पढ़ रही है। उसके फादर लेदर गुड्स बनाते हैं। तो गांव में तो मतलब कई बार तो मैं पूछता नहीं हूँ कि लड़की क्या पढ़ रही है, क्योंकि बोल देगी अंकल मैं साइंस पढ़ रही हूँ। किस साल में हो? बीएससी में सेकेंड ईयर हूँ। अगला क्या करना है? मेरी शादी तय हो गई है। तो मेरे पास कहाँ इतना पैसा है कि नहीं शादी मत करो, लो तुम ये जो है अपनी पढ़ाई आगे जारी रखो। तो इसीलिए मैंने कहा लोगों की बुराई लेना ठीक नहीं है। अब जो है अपने घर में आराम से रहिए, लिखिए पढ़िए, और सुबह सुबह पालक और वगैरह काटिए हाथ से, अच्छा है हेल्थ के लिए। तो दलित मिडिल क्लास का ड्रीम भी खत्म हो चुका है, और हिंदूवादी शक्तियों ने दलित समाज में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और
अब आरएसएस को तलवार लेकर खड़ा नहीं होना पड़ता है दलितों में, इसी में एक पीढ़ी खड़ी हो गई है, वही आपसे लड़ती है। तो दलित महिलाओं का जो ये संगठन है, आप लोग इसको चलाइए, क्योंकि दलित महिलाएं प्रगति करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो धूर्त बनने में 200 साल लग जाएगा। तो अभी जो है आप लोग जो है बहुत अच्छा लगा कि वो आप इस कलाकार लेडी को आपने किया पुरस्कृत। और मैं चाहूँगा कि ये जो नौजवान है एक गाना गा रहे थे सावित्री बाई पर, वहाँ वो गाने से ही खत्म हो, क्योंकि हमारे बीच आर्टिस्ट लोगों की कमी है। आप बोल दीजिए कि उनका लड़का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तो उसकी शादी ही नहीं होगी। बोल दीजिए कि उनका चंदन साहब का लड़का बुलेट से चलता है तो बोलेंगे नौकरी क्या करता है, नहीं नौकरी नहीं करता, बिजनेस उसका है। अरे छोड़ो यार, दलित मिडिल क्लास का नैतिक मानसिक चेतना का स्तर इतना खराब हो चुका है कि अब उससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए 2035 तक दलित समाज के सामने रोटी की समस्या नहीं रहेगी, सरकार दे ही रही है रोटी। लड़कियों की शादी नहीं हो रही, लड़कों की भी शादी बंद हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं बचेगा इनके पास। तो ये मेरा कोई श्राप वगैरह नहीं है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं केवल वार्निंग दे रहा हूँ कि दलित समाज बर्बादी की जिस राह पर जिस शक्ति के साथ चल रहा है, उसको रोकने जाएंगे तो उसमें आप ही कुचल दिए जाएंगे।